नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में पॉलिटी से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें थीं, जिनमें पॉलिटी का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था और जिसमें पॉलिटी का वो टॉपिक जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि उससे सवाल पूछा जा सकता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वो कौन से सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, यह निर्धारित होता है कि वो कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ये वही पॉलिटी के टॉपिक हैं इस हफ्ते के महत्वपूर्ण। आप अगर हर हफ्ते के इसी तरह से पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करते जाएंगे और साल भर तक अगर इसी तरह से आप जुड़े रहेंगे तो एक साल का सारा पॉलिटी का करंट अफेयर आपके लिए तैयार रहेगा। ये आने वाली हर एक परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इसीलिए लगातार इससे जुड़े रहें। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस बात से कि आखिर कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज जानना। सबसे पहले अनुच्छेद 142 और सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझेंगे कि आखिर ये किस प्रकार की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 से मिलती है, जो कि पूर्ण न्याय देने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर शास्त्रीय भाषाओं को लेकर के इतनी चर्चा क्यों हो रही है और हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या अगर बढ़ी है तो उसके पीछे की वजह क्या है, उससे क्या लाभ हो सकता है और आखिर कैसे यह संख्या बढ़ गई। फिर उसके बाद हम जानेंगे सीबीआई को लेकर के कि आखिर यह जो सीबीआई है, यह जो अपने अस्तित्व में है, यह आई कैसे और इसके साथ क्या कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं जो लगातार इसके सामने आती रहती हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे न्यायाधीशों में अनुशासन की। अमूमन आपने देखा होगा, जो लोग कहीं भी काम करते हैं या स्कूल में पढ़ाई करते हैं या कुछ भी हो, जब आप कुछ ठीक नहीं करते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसके लिए आपको दंड मिलता है। लेकिन न्यायपालिका के सिस्टम में आखिर छोटी छोटी गलतियों के लिए न्यायाधीशों के साथ क्या किया जाना चाहिए, इसकी स्थिति क्या है और इसमें कितनी स्पष्टता की जरूरत है, इस पर चर्चा करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं इस जानकारी के साथ कि दृष्टि आईएएस के जितने भी सेंटर हैं, दिल्ली के करोल बाग या फिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या फिर राजस्थान के जयपुर या फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ या फिर मध्य प्रदेश के इंदौर, इन सभी जगहों पर एडमिशन प्रारंभ है। जीएस फाउंडेशन बैच के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। करोल बाग में या प्रयागराज में अभी 3 अक्टूबर से एडमिशन शुरू है, जयपुर में भी एडमिशन शुरू है, लखनऊ में भी एडमिशन शुरू है और इंदौर में भी। आपको जो कोई जानकारी चाहिए, जहां भी आपको एडमिशन लेना है, आप उस सेंटर में जाइए और वहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका जाना संभव नहीं है तो आप एक नंबर सेव कर लीजिए, आपको मैं नंबर देता हूं, आप इस पे कभी भी कॉल कर लीजिएगा। 8750187501। तो यह वो नंबर है, 8750187501। तो इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली खबर, यानी कि अनुच्छेद 142 के संदर्भ में। आखिर यह अनुच्छेद 142 और सुप्रीम कोर्ट का संबंध क्या है। दरअसल अनुच्छेद 142 का मामला अभी यहाँ पर हाल ही में आया, इस आधार पर एक निर्णय हुआ है। निर्णय क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है एक विद्यार्थी के लिए। एक विद्यार्थी था, उसका आईआईटी में दाखिला होने को था, उसने अच्छे रैंक हासिल किए थे आईआईटी के लिए और उसका आईआईटी में एडमिशन के लिए उसे कुछ फीस जमा करनी थी और फीस लगभग 17,500 के आसपास थी। लेकिन उसके पास समय कम था और आर्थिक रूप से वह इतना सक्षम नहीं था कि बहुत कम समय में वह 17,500 के आसपास की फीस जुटा सके। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि वह फीस जुटा नहीं पाता है और उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, यानी कि रद्द हो जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही जाती है कि पूर्ण न्याय के लिए जरूरी है कि बच्चे को फीस सिर्फ 17,500 की फीस की वजह से एडमिशन से ना रोका जाए। किसी ने पढ़ाई की है, मेहनत की है, उसकी पढ़ाई 17,500 रुपए की फीस की वजह से नहीं रुकनी चाहिए, जबकि वह योग्यता बड़ी मुश्किल से आती है। उसने इतनी मेहनत से वह योग्यता हासिल की है कि वह आईआईटी में जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो आधार बना निर्णय लेने का सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके लिए था अनुच्छेद 142। और अनुच्छेद 142 का काम ही यही है, यह सर्वोच्च न्यायालय को एक शक्ति प्रदान करता है, विशेष शक्ति जो कि पूर्ण न्याय सुनिश्चित कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई मामला है जिस मामले के लिए कोई कानून नहीं बना है कि आखिर इस पर फैसला कैसे होगा और उस पर फैसला करना ही होगा। अब चूंकि मामला न्यायालय में आ गया है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट यह अनुच्छेद 142 के माध्यम से देखता है, एक तरह से कहें कि वह यह देखता है कि क्या फैसला लेना ठीक रहेगा या क्या वह फैसला हो जो इस मामले में सही हो। तो ऐसे में हालांकि कानून कोई नहीं था, लेकिन उसने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और देखा कि यह फैसला इस मामले में कितना ठीक रहेगा। यही अनुच्छेद 142 है जो पूर्ण न्याय सुनिश्चित करता है। अब ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि सामाजिक न्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कई ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, उस व्यक्ति के साथ साथ समाज के एक बहुत बड़े समुदाय से जुड़े हो सकते हैं या अलग अलग आयामों में समाज से जुड़े हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कोई मामला जिसके लिए कोई कानून में स्पष्ट बात नहीं जाहिर है और वह उस पर अब कुछ निर्णय लेना है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति है कि वह अपने विवेक का इस्तेमाल करे और निर्णय उस पर ले सके। तो मौलिक अधिकारों की जहां रक्षा की बात आती है और जहां पर उसके संदर्भ में भी कोई प्रत्यक्ष अलग से कानून नहीं दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार भी अगर उससे प्रभावित हो रहे होते हैं, तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर निर्णय ले सकता है। अब उसके बाद बात करें न्यायिक अतिरेक की। चूंकि यहां पर यह बात उठती है कि सुप्रीम कोर्ट जब यहां पर कुछ बात लिखी ही नहीं है कानून में कि इस मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट स्वयं से निर्णय लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट पर यह भी बात कई विद्वान जाहिर करते हैं कि वह शक्तियों का दुरुपयोग ना कर ले कहीं। यानी कि जैसे कि एक शब्द होता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन ये किसी भी संविधान में या किसी भी देश में एक न्यायालय के लिए बहुत अच्छी बात है कि वह देखे कि कौन सा कानून, कौन सा नियम जो है वह लोगों के हित में है, लोगों के अनुसार है, इस देश के संविधान के अनुसार है। तो ऐसी स्थिति में न्यायिक पुनरावलोकन तो ठीक है, लेकिन एक होता है न्यायिक अतिरेक, यानी कि अनावश्यक घुसपैठ हो रही है किसी और के कार्य में, यानी कि विधायिका के कार्य में या कार्यपालिका के कार्य में अगर न्यायपालिका अनावश्यक घुसपैठ करे या अनावश्यक वहां पे हस्तक्षेप करे, तो उसको हम न्यायिक अतिरेक कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप देखिए शक्तियों के पृथक्करण पर कहीं ना कहीं अगर प्रभाव न्यायपालिका का इस आधार पर, अनुच्छेद 142 के आधार पर होने लगे, उसका दुरुपयोग माना जा सकता है। तो इस बात पर चिंता व्यक्त की जाती है। अब उसके बाद बात की जाए कि यह कैसे काम करता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका होती है महत्वपूर्ण, और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब अनुच्छेद 142 के तहत फैसला लेना है, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक न्याय की बात हो रही, क्योंकि अब वहां पे जज का विवेक काम करेगा कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। ऐसे में यह प्रयास सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए कि वह निष्पक्ष सुनवाई करे, यानी कि दोनों पक्षों को वह पर्याप्त सुने और उसके बाद फैसला ले। अगर वह सिर्फ एक पक्ष को सुनने के बाद फैसला सुनाएगी, तो कैसे सुनिश्चित है कि वह पूर्ण न्याय होगा? हो सकता है वह फिर अपूर्ण न्याय हो जाए, क्योंकि उसने दूसरा पक्ष नहीं सुना था, दूसरे पक्ष के तथ्य नहीं देखे थे। लेकिन दूसरे पक्ष और पहले पक्ष दोनों के तथ्य सुने, दोनों की बातें सुने, तब वह कुछ निष्पक्ष सुनवाई कर सकेगी। तो यहां पर यह कैसे काम करेगा या अनुच्छेद 142 कैसे करता है, यह समझ में आना चाहिए। फिर निष्कर्ष देखें, देखिए न्याय दिलाने के लिए अनुच्छेद 142 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन यहां पे एक बात आपको समझना होगा, अनुच्छेद 142 की हमें जरूरत कैसे पड़ रही है। अनुच्छेद देखिए, जो नियम है, जो कानून है, जब आप देखें दुनिया भर की सभ्यताएं कहां से कहां पहुंच गई, हम इंसान कहां से कहां पहुंच गए, तो कानूनों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि कानून और न्याय गतिशील अवधारणाएं हैं और यह अनुच्छेद इसी भावना का प्रतीक है। आज जिस कानून की जरूरत है, हम देखते हैं आगे आने वाले समय में नहीं होगी। क्यों? आप उदाहरण देखिए, आज से 1.5-2 साल पुराने जो कानून थे, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे कानूनों को हटा दिया, रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि आज उसकी प्रासंगिकता नहीं रह गई थी, क्योंकि कानून और न्याय गतिशील है, अवधारणाएं हैं, आवश्यकता ही नहीं थी, वैसी परिस्थिति ही नहीं थी जिन परिस्थितियों के लिए वो कानून था। तो उस कानून के होने का कोई आवश्यक तत्व नहीं है। और जब गतिशील है, तो न्याय के लिए कुछ अलग से निर्णय लेने की आवश्यकता आने वाले समय में, जैसे मान लीजिए एआई के संदर्भ में कोई कानून ना आया हो और सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना पड़े, तो वह बैठी नहीं रह सकती कि इस पर तो कोई कानून ही नहीं, तो हम निर्णय कहां से लें। तो ऐसे में फिर वो काम आता है। तो आने वाले हो सकता है कुछ और विषय हों, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कानून नहीं बना, वहां पे ये काम आएगा। ये बात महत्वपूर्ण है। चलिए, अब उसके बाद शास्त्रीय भाषाओं पे अगला मुद्दा है। देखिए, यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दे दिया गया। पहले से ही कुछ शास्त्रीय भाषाएं थीं, इनकी संख्या बढ़ गई है। 2004 में पहली भाषा शास्त्रीय भाषा बनी थी तमिल। जब शास्त्रीय भाषा तमिल बनी थी, तब इनके लिए कोई मानदंड नहीं था। मानदंड आता है 2006 में, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए पूरा का पूरा मानदंड बन गया, और उसके बाद कुल 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान कर दी गई। यानी कि यह स्थिति 6 भाषाओं की जो है, यह पहले तक थी, लेकिन अभी कितनी हो गई है? 6 के साथ 5 और जुड़ गए हैं, तो अब क्या स्थिति हो गई है? 11। अब आप देखें, 2004 में तमिल हुई, फिर 2005 में संस्कृत हुई, फिर 6 में मानदंड आ गया, फिर तेलुगु हुई, कन्नड़ हुई, फिर 13 में मलयालम, 14 में उड़िया, फिर उसके बाद देखें 2024 में अब हाल ही में कौन सी जुड़ गई है?
मराठी जुड़ गई है, पाली जुड़ गई है, प्राकृत जुड़ गई है, असमिया जुड़ गई है और बंगाली जुड़ गई है। तो मानदंड जो थे उनमें कुछ लचीलापन अपनाया गया, उन्हें थोड़ा सा उसमें से छूट दी गई इन नई भाषाओं को शामिल करने के लिए। लेकिन जो शुरुआती मानदंड थे इन्हीं को लचीला किया गया है। तो ये शुरुआती मानदंड क्या है वो समझिए, और इन्हीं में कुछ लचीलापन लाके नई भाषाओं को शामिल किया गया है। तो हम पहले ये मानदंड समझ जाएं कि प्रारंभिक लेखन और ऐतिहासिक विवरणों की प्राचीनता 1500 से 2000 बीसी की हो। फिर उसके बाद ईसा पूर्व की बात हो रही है। फिर प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों का संग्रह जिसे पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माने जाते हैं, यानी कि जो संग्रह है वो कई वर्ष पुराना, मतलब इतना पुराना तो है ही, वो स्पष्ट हो गया। फिर किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार ना ली गई हो, एक मौलिक साहित्यिक परंपरा हो, मतलब वह जो साहित्य है मौलिक हो, स्वयं का उसका अपना कुछ रचा हुआ हो, मतलब कहीं और का कुछ रचा हुआ था और उसने अपने में सिर्फ क्या किया है, ट्रांसलेशन अगर किया है तो उसको नहीं माना जाएगा। तो मानदंड में उसका अपना मौलिक कुछ होना चाहिए। फिर शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा तथा उसके बाद के रूपों अथवा शाखाओं के बीच एक विसंगति से भी उत्पन्न हो सकती है। देखिए क्या होता है, जो शास्त्रीय भाषा है और साहित्य आधुनिक भाषा से भिन्न हो सकता है, तो यह स्थिति भी बनती है, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है। अब आप यहाँ पे देखें, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन उन भाषाओं से इतर यह शास्त्रीय भाषाओं का एक अलग दर्जा बनाने के लिए एक वो कह सकते हैं वर्गीकरण हुआ है। तो ये मानदंड है और इन्हीं में कुछ लचीलापन लाया गया है। अब इसके देखिए लाभ क्या है, जब शास्त्रीय भाषाओं में शामिल कर लिया गया कुछ भाषाओं को, तो इसके बाद उस भाषा के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जा सकते हैं, उसके लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। फिर उसके बाद प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए 2 प्रमुख पुरस्कार प्रदान करने की बात, मार्ग भी खुल जाएगा। उसके अलावा इस क्षेत्र में रोजगार, क्योंकि अब एक शास्त्रीय भाषा है, उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे, विश्वविद्यालयों में उन विशेष पदों के लिए, मतलब उस शास्त्रीय भाषाओं के लिए विशेष पद आएंगे, उन पदों पे भर्तियां भी होंगी। तो एक पूरा प्रोसेस है लंबा सा। अब उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा न्यायाधीशों में अनुशासन की बात। जैसा मैंने आपसे कहा था कि छोटी छोटी बात के लिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि न्यायाधीशों को उनके पद से ही सीधे हटा दिया जाए, और ये बातें बहुत सारी आती हैं, चूंकि न्यायाधीशों के साथ क्या स्थिति होनी चाहिए, उनके साथ क्या किया जा सकता है अगर वो अनुशासनहीनता करते हैं, इस पर अभी कार्यपालिका विधायिका कुछ कर नहीं सकती। तो कैसे मामला सुलझेगा इसको समझ लेते हैं। देखिए, भारत में न्यायाधीशों को अनुशासित करने की चुनौतियां क्या है, हम पहले इसको समझते हैं। देखिए, जो है अनुच्छेद 131, वो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर संसदीय चर्चा पर प्रतिबंध है। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात कही कि जो न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है और जो सर्वोच्च न्यायालय, उसके न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं होगी संसद में, सिवाय तब जब उसके निष्कासन का प्रस्ताव रखा गया हो, मतलब जब सीधे उसको निकालना ही हो, जब उसने कुछ बड़ा ऐसा काम किया है जिसमें उसको निकालना ही पड़े। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 211 है, और राज्य विधानसभाओं को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उनके आचरण पर चर्चा करने से रोक लगाता है। मतलब कि जो केंद्रीय विधायिका के लिए 121 है, वो राज्य विधायिका के लिए 211 है। चलिए, ये बात तो स्पष्ट हो गई। जब निकालना होगा तो ही चर्चा होगी, वैसे नहीं होगी चर्चा। लेकिन अब देखिए, कठिन महाभियोग प्रक्रिया जो होती है, देखिए राष्ट्रपति को निकालने की महाभियोग प्रक्रिया होती है, उसी महाभियोग प्रक्रिया की तरह ही, मैं ये नहीं बोल रहा हूं महाभियोग प्रक्रिया की तरह ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि राष्ट्रपति नहीं, जो न्यायालय का न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, 124(4) के अनुसार महाभियोग के प्रस्ताव को कुल सदस्यता के बहुमत तथा प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। तो देखिए, यहां पे देखिए, कुल सदस्यता का बहुमत हो और 2/3 सदस्यों द्वारा यह समर्थन हो। तो 2/3 सदस्य निकालेंगे तब जाके होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल, नहीं निकाला जा सकता, असंभव है, क्योंकि और कोई प्रोसीजर ही नहीं है। तो यहां पर यह प्रक्रिया इतनी कठिन बना दी गई है कि आज तक किसी का भी महायोग के आधार पर निकालना हुआ ही नहीं। 5 बार महाभियोग की कार्यवाही हुई है, लेकिन आज तक एक को भी नहीं निकाला गया, अभी तक किसी को भी नहीं। ठीक है, अब देखिए, निकालने के लिए एक दुर्व्यवहार एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, या अक्षमता है। अक्षमता तो समझ में आता है, लेकिन दुर्व्यवहार, और दुर्व्यवहार में जो है उसका भ्रष्टाचार, निष्ठा की कमी और नैतिक पतन, ये सब कुछ शामिल होते हैं।
लेकिन एक बड़े स्तर पर जब कोई ऐसा काम होता है जिस पर एक चर्चा हो सकती है और उसके बाद उसको निकाला जाए तो फिर वह चर्चा होगी, यही बात है। तो ऐसी स्थिति में अब मामला ये उठता है, चुनौती ये आती है, कुछ अगर अनुशासन के उनके छोटे छोटे काम है, जैसे कि कुछ उन्हें कोर्ट रूम में जैसे कि कुछ ऐसे हरकतें थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर उन्होंने कर दी है तो उसके लिए वो अनुशासनहीनता था, लेकिन कोई भ्रष्टाचार नहीं था, तो अब उसके लिए उन्हें हटाया तो नहीं जाएगा। तो क्या किया जा सकता है? करने को यह किया जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों को अनुशासित करने के लिए न्यायिक कार्यवाही कर सकता है। मतलब कि अगर विधायिका नहीं कर सकती तो सर्वोच्च न्यायालय तो कर ही सकता है। स्थानांतरण नीति, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जो 5 वरिष्ठतम जज होते हैं, जो उसमें की मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, जो कॉलेजियम होता है, उस कॉलेजियम में स्थानांतरण करने की शक्ति है। तो अब चूंकि वह अपारदर्शी है, तो ऐसे में जैसे कि मान लीजिए किसी को सजा भी देनी है तो स्थानांतरण के माध्यम से वह भी हो सकता है। फिर उसके बाद इन हाउस जांच प्रक्रिया, 1999 की इन हाउस जांच प्रक्रिया के तहत मुख्य न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से टिप्पणी का अनुरोध कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे किसी न्यायाधीश के संदर्भ में अब टिप्पणी की आवश्यकता है उसके अनुशासनहीनता पर, तो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से यह बात आगे के न्यायालयों में, अधीनस्थ न्यायालयों में कही जा सकती है, नीचे के न्यायालयों में। यदि अधिक गहन जांच आवश्यक समझी जाए तो 3 सदस्यीय जो समिति है उसका गठन कर दिया। मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जहां पर जांच की जरूरत ज्यादा लग रही है, 3 सदस्यीय समिति हो। समिति 3 सदस्यीय क्यों हो? क्योंकि मान लीजिए एक सदस्य है तो उसका कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है, वो जो सुनाएगा एक तरफा होगा। 2 सदस्य हैं तो एक और एक में मामला बढ़ सकता है, लेकिन 3 सदस्य हैं तो एक बहुमत दिखाई देगा। अगर कोई विचार आएगा तो 2-1 से आ सकता है या तो 3-0 से भी आ सकता है, ठीक है। तो वो एक स्पष्ट बहुमत के आधार पर समिति एक निर्णय तक पहुंचेगी, तो बात सही है। निंदा नीति हो सकती है, जैसे कि किसी न्यायाधीश के संदर्भ में, उसके कार्यों को संदर्भ में, उसके अनुशासनहीनता के संदर्भ में जो न्यायाधीश है उससे न्यायालय, ऊपर का न्यायालय उससे कह सकता है कि अपने पद से इस्तीफा दे या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने की सलाह उसको दी जा सकती है। ये निंदा नीति है जो सर्वोच्च न्यायालय ही अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से कर सकता है। कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं। सीधे महाभियोग जहां लगाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये काफी चर्चा में है। दरअसल चर्चा में होने की वजह यह है कि राज्यों में जांच करने के लिए जो ये प्रक्रिया फॉलो करते हैं, उस प्रक्रिया में राज्यों को लेकर के एक ऐसा नियम है जिसमें उन्हें बड़ी समस्या होती है और जिसकी वजह से मामला कई बार मीडिया में आता है। अब वह है क्या, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को पहले जानते हैं कि स्थापना कब हुई? 1963 में हुई, और यह जो स्थापना हुई है दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा की गई है। और इस सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना में जो हम समिति की बात करें तो कौन है? संथानम समिति है। तो संथानम समिति जो है वह है ऐसी समिति जिसकी वजह से सीबीआई अस्तित्व में आ जाई है। और सीबीआई के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि सीबीआई भारत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। तो किस मंत्रालय के अधीन है वो भी पता है, किसके वजह से आया वो भी पता है, कब आया, किस कानून की वजह से वो भी पता है। फिर उसके बाद इसका कार्य क्या है? देखिए मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है? भ्रष्टाचार को प्रशासन तंत्र में रोकना है, या फिर इसके साथ साथ जो मान लीजिए कि विदेशी धन से संबंधित कानून है, उसका कोई अगर विदेशी मुद्रा से संबंधित कानूनों का उल्लंघन करता है तो उस पर जांच करना है। बहुत सारे मामले, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो, निगम हो, भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निकाय हो, यहां पर अगर अधिकारियों का भ्रष्टाचार दिखता है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा अन्य दुर्व्यवहार मामलों की जांच हो सकती है। मतलब बहुत सारे लोग इसमें जो भी प्रशासन तंत्र में दिखाई देगा कहीं पर भी भ्रष्टाचार करते हुए। फिर उसके बाद राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में जांच करना, निर्यात एवं आयात नियंत्रण, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय, मतलब ये पूरी लिस्ट है। विदेशी मुद्रा वाला मामला भी है। फिर उसके बाद देखिए कुछ उदाहरण भी है, जैसे नकली भारतीय करेंसी नोट है, ये एक बड़ा उदाहरण है। विदेशी मुद्रा का जो कानून है उसका है, ये बहुत सारे उदाहरण है इसमें। लेकिन अब मुद्दा क्या है वो समझिए। हमें ये तो पता है कि स्थापना कब हुई, काम क्या है, वो तो पता है, मोटा मोटा भ्रष्टाचार और विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को लेकर के जांच है। लेकिन अभी ये समझना होगा यहाँ पर मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि किसी विशेष राज्य में सीबीआई जांच राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन है। देखिए अगर किसी राज्य ने, जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश ने सीबीआई को एक सामान्य सहमति दे दी है,
और उस सामान्य सहमति में उसने यह कह दिया है कि आप जब चाहे जांच कर सकते, मतलब सहमति दी कि आप मेरे राज्य में जांच कर सकते हैं। तो कभी भी कोई मामला आएगा, सीबीआई वहां पर जा सकती है बिना किसी परमिशन लिए और वह जांच करती रहेगी। लेकिन अगर सामान्य सहमति अपनी कोई राज्य, मध्य प्रदेश मान लीजिए, वापस ले ले, तो उसके बाद क्या होगा, कोई भी सीबीआई का मामला आएगा और जितनी बार वह मामला आएगा, अलग अलग जो मामले आएंगे, हर बार सीबीआई को राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मामला ये आता है कि कई कई बार ऐसा होता है कि राज्य सरकारें परमिशन ही नहीं देती हैं, जिससे वह मामला लंबित हो जाता है और न्याय की प्रक्रिया में यह कहा जाता है कि अगर लंबित हो गया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है या कुछ उसमें फेरबदल हो सकता है। ऐसी बातें कई विद्वान कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक राज्य में सत्तारूढ़ दल कभी कभी वास्तविक रूप से और कई बार कमजोर आधार पर सीबीआई के जो जांच के मामले हैं उसमें इनकार भी कर देता है। ये एक बड़ा मुद्दा है। ओवरलैपिंग का है। राज्य पुलिस बलों के साथ विशेष पुलिस प्रतिष्ठान सीबीआई का एक प्रभाग को उन अपराधों के जांच और अभियोग की संवर्ती शक्तियां प्राप्त है। अब ऐसे में क्या हो जाता है, जांच कर रही पुलिस भी कर रही है, सीबीआई भी कर रही है, तो एक ही मामले में दोनों जांच कर रहे हैं। फिर राजनीतिक हस्तक्षेप। भारत में यह भी कहा गया है कि सीबीआई जो है, हालांकि ऐसा कोर्ट के द्वारा भी कहा जा चुका है कि सीबीआई जो है एक तोता है जो पिंजरे में बंद है और जो अपने मालिक के कहने पर बोलता है। इस तरह की बातें अलग अलग तरह की कई बार मीडिया में आई भी हैं। तो ये मुद्दे की तरह ही ये चर्चा का विषय है, इस पर पारदर्शिता जरूरी है। अब आ जाते हैं कुछ सवालों को लेकर इन्हीं टॉपिक से, वो सवाल जो इन्हीं टॉपिक से रहने वाले हैं। अनुच्छेद 142 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, सर्वोच्च न्यायालय के विवेकाधीन शक्ति प्रदान करना। दूसरा है संविधान के मूल संरचना की रक्षा करना। तीसरा है न्यायालय के मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान करना। और चौथा है, यानी कि डी है, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द करना। तो ये सवाल नंबर 1 है, इसका आप जवाब देंगे तो यही लिखेंगे, प्रश्न 1 का उत्तर क्या हो गया ABCD में से। फिर उसके बाद प्रश्न दूसरा है, तो ये दूसरा प्रश्न है, इसका दूसरे का आप जवाब देंगे कि क्या है, पहली बार किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? ए संस्कृत, बी तमिल, सी तेलुगु और डी कन्नड़। उसके बाद तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल का जवाब आप बताएंगे, भारत में न्यायाधीशों को अनुशासित करने में कौन सी चुनौती प्रमुख है? ए है, न्यायाधीशों के लिए कठोर दंड का प्रावधान नहीं होना। बी है, अनुच्छेद 121 द्वारा न्यायाधीशों के आचरण पर संसदीय चर्चा पर प्रतिबंध। सी है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव। और डी है, न्यायाधीशों के लिए विशेष प्रशिक्षण का अभाव। तो इसमें से सही जवाब क्या है तीसरे सवाल का, ये बता दीजिए। और अगला सवाल देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1960, 63, 65 या 1970। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, ये सवाल नंबर 4 है। तो जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।